दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग रीति संप्रदाय या फिर आप रीति सिद्धांत भी कह सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी मैं भारतीय काव्य शास्त्र के अनेक टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूँ। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्तिक संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन इत्यादि। तो इन तमाम टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको इन वीडियो की आवश्यकता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर काव्य शास्त्र वाले प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको ये तमाम वीडियो मिल जाएगा। और मैं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग रीति संप्रदाय या फिर रीति सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। रीति संप्रदाय और रीति सिद्धांत, ये दोनों को लेकर आप भ्रमित मत होइए। रस वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि संप्रदाय क्या होता है और सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, संप्रदाय एक कम्युनिटी को कहा जाता है और सिद्धांत फिलोसॉफी या फिर थ्योरी को कहा जाता है। तो उस संप्रदाय के उस संप्रदाय में जितने भी आचार्य होते हैं, वो आचार्य द्वारा उस संप्रदाय को लेकर उस रीति या फिर ध्वनि रस जो भी हो उसको लेकर जो भी थ्योरी दिया जाता है, उसी को सिद्धांत कहेंगे। तो आज हम लोग रीति संप्रदाय और रीति संप्रदाय को लेकर विभिन्न आचार्यों ने क्या क्या सिद्धांत दिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको समझाने के साथ साथ बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। काव्य शास्त्र को वैसे कठिन विषय माना जाता है, लेकिन कठिन विषय को भी मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। और समझाने के साथ साथ मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप अपने परीक्षा में इस नोट्स को लिखकर आएंगे, इस तरह से लिखकर आएंगे, तो आपको संपूर्ण अंक लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एफबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए, रीति शब्द का सामान्य अर्थ नियम, पद्धति, प्रणाली या शैली से होता है। ये रीति के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन काव्य शास्त्र में रीति शब्द का अर्थ जो है वो गुण से लिया गया है। गुण मतलब क्वालिटी से लिया गया है, विशेषता से लिया गया है। काव्य रचना की जो सामान्य पद्धति या शैली है, उसी को हम रीति कह सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय की बात करें तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में आचार्य वामन को जाना जाता है। आचार्य वामन ही रीति संप्रदाय के प्रतिपादक या फिर प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र में उन्होंने रीति को सबसे अधिक महत्व दिया और रीति को ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकारा है। वो काव्य में, वैसे अगर हम रीति की बात करें तो ऐसा नहीं है कि रीति का जिक्र जो है वो काव्य में आचार्य वामन से ही मिलता है। रीति का जिक्र जो है वो चौथी शताब्दी के जो आचार्य हुए, आचार्य भरत मुनि, उनके उनके नाट्य शास्त्र में भी रीति का संकेत हमें मिलता है। परंतु व्यवस्थित रूप से रीति को अधिक महत्व देकर उसको काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकारने वाले आचार्य वामन है। इसलिए हम आचार्य वामन को ही रीति संप्रदाय के प्रवर्तक मानते हैं। हालांकि उनसे पहले भी रीति की चर्चा अनेक अनेक आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से की है। आज के इस लेख में हम अब एक एक करके रीति संप्रदाय को लेकर विभिन्न आचार्यों ने क्या क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस पर चर्चा करेंगे का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आचार्य भरत मुनि का। आचार्य भरत मुनि जो है वो लगभग चौथी शताब्दी के आचार्य हैं। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रीति से मिलते जुलते शब्द प्रवृत्ति का जिक्र किया है। ठीक है, प्रवृत्ति जो है वो रीति से मिलता जुलता शब्द है और प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग करते हुए वो इसके चार भेद बताते हैं: आवंती, दक्षिणात्य, उसके बाद अर्धमागधी और पांचाली। तो ये वो चार भेद बताते हैं। उन्होंने प्रत्येक देश के विभिन्न रहन सहन, आचार विचार को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि
प्रवृत्तियां नाना देश भेष भाषा, चार वार्ता ख्यापय तिथि प्रवृत्ति, अर्थात जो पृथ्वी के अनेक देशों के वेशभूषा, भाषा तथा आचार को व्यक्त कर सके, वही प्रवृत्ति है। काव्य के माध्यम से जो वेशभूषा, भाषा, ठीक है, वहाँ के रहन सहन, आचार विचार को व्यक्त कर सके, वही प्रवृत्ति होती है। और उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य के अनेक गुण दोष पर भी संकेत दिया है, गुण और दोषों की भी चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही रीति, एग्जैक्टली रीति बोलकर नहीं, लेकिन रीति से मिलते जुलते शब्द प्रवृत्ति का जिक्र हुआ। और पश्चात जो रीति संप्रदाय के जो आचार्य हुए या फिर आचार्य वामन हुए, कहीं ना कहीं इनसे संदर्भ लेकर ही वे रीति संप्रदाय को प्रतिपादित करते हैं। अब आचार्य भामह की बात करते हैं। आचार्य भामह ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में काव्य अलंकार में उन्होंने रीति के स्थान पर बेदर्भी और गौड़ नाम के दो मार्ग की बात की है। और ये जो बेदर्भी और जो गौड़ दो, इनको उन्होंने मार्ग बताया है। ठीक है, आचार्य भामह ने बेदर्भी और गौड़, इसको मार्ग कहकर बताया है। और यही जो मार्ग है वही रीति का पर्यायवाची भी माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आचार्य भामह ने भी इसको मार्ग कहकर ही सही, लेकिन बेदर्भी और गौड़ रीति की चर्चा जो है उन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार में की है। अब आचार्य दंडी की बात करें तो आचार्य दंडी ने भी अपने ग्रंथ में, ठीक है, भामह की तरह ही रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। और उन्होंने बेदर्भ मार्ग को उत्तम तथा गौड़ मार्ग को उत्कृष्ट बताया है। मतलब बेदर्भ मार्ग जो है वो आसान है, वो समझने में पाठक वर्ग के लिए भी आसान होता है। वहीं गौड़ मार्ग जो है वो थोड़ा कठिन होता है, समझने के लिए थोड़ा कष्टदायक होता है। उन्होंने इसी मार्ग के आधार पर कई गुणों की चर्चा की है। आचार्य दंडी ने भी रीति को कहीं ना कहीं आत्मगत तत्व माना है, लेकिन ये नहीं कहा है कि काव्य की आत्मा जो है वो रीति है, लेकिन उन्होंने रीति को आत्मगत तत्व माना है। और आत्मगत तत्व मानते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक कवि की, प्रत्येक रचनाकार की अपनी अपनी रीति होती है, लिखने की अपनी अपनी रीति, अपनी अपनी शैली होती है। चलिए, अब तक हमने 3 आचार्यों की चर्चा कर ली। आचार्य भामह थे, वो 4वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं। आचार्य भामह की बात की, वो 6वीं शताब्दी के आचार्य है। आचार्य दंडी की बात की, वो 7वीं शताब्दी के हैं। अब इनके बाद हम बात करते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन की, जो आपके 8वीं या फिर 9वीं के आचार्य माने जाते हैं। आचार्य वामन ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र में रीति को इतना महत्व दिया, विशेष महत्व दिया, और रीति, यहाँ तक कि उन्होंने रीति को ही काव्य की आत्मा घोषित कर दिया। इसीलिए वो आगे चलकर रीति संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रतिपादक के रूप में विख्यात हुए। आचार्य वामन रीति को परिभाषित करते हुए अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना ही क्या होती है, रीति होती है। विशेष प्रकार से जो पद रचना की जाती है वही रीति होती है। अब ये विशेष क्या है, विशिष्ट क्या है, इसको फिर वो आगे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि विशेषो गुणात्मा, अर्थात गुण ही विशेष है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि विशेष प्रकार की पद रचना क्या है, वही रीति है, और विशिष्ट क्या है, विशेष क्या है, वो गुण है। तो यहाँ कुल मिलाकर बात यह है कि उन्होंने गुण को ही रीति कहा, और यही रीति जो है वो काव्य की आत्मा होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आचार्य वामन जो है वो गुण को, अर्थात रीति को काव्य का सर्वोत्कृष्ट गुण मानते हैं, तत्व मानते हैं। इसीलिए कुछ लोग इनके ग्रंथ को
गुड़ संप्रदाय, इनके संप्रदाय को गुड़ संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। आगे फिर आचार्य वामन गुण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुड़ा, अर्थात काव्य गुण ही काव्य की शोभा कारक धर्म है। ठीक है, गुण के कारण ही काव्य जो है, काव्य में काव्य की शोभा बढ़ती है। उन्होंने गुण के दो रूप बताए, एक शब्दगत, एक अर्थगत। मतलब शब्द के आधार पर जिस गुणों की चर्चा की जाती है वो शब्दगत गुण है, और अर्थ के आधार पर जिन गुणों की चर्चा की जाए वो अर्थगत गुण है। उन्होंने शब्दगत गुण भी 10 बताए और अर्थगत गुण भी 10 बताए। ये गुण कुछ इस प्रकार है, सभी की चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें लिमिटेड मार्क्स के लिए आंसर लिखना होता है। तो कुछ गुणों की हम लोग मुख्य गुणों की चर्चा करते हैं, जैसे प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, क्लेश गुण, समता गुण, सौकुमार्य गुण इत्यादि। तो उन्होंने कुल 20 गुण बताए। ठीक है, 10 उनके अर्थगत के आधार पर और 10 गुण जो है वो शब्दगत के आधार पर है। अब जो वामन ने जो गुण बताए वो गुण की चर्चा जो है पूर्ववर्ती जो आचार्य थे भरत मुनि या फिर बामा, उसका संकेत, इसकी चर्चा कहीं ना कहीं उनके ग्रंथों में भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं उससे तो कहीं ना कहीं आचार्य बामा ने जो गुणों की चर्चा की है और उसका संदर्भ जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों से भी लिया है, ऐसा हम मान सकते हैं। और आचार्य बामा ही वो आचार्य है जिन्होंने पहली बार गुणों को ध्यान में रखते हुए मार्ग के स्थान पर रीति शब्द की स्थापना जो है वो की है। उन्होंने रीति के 3 भेद बताए। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, गुणों के उन्होंने 20 भेद बताए हैं, लेकिन रीति के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। वो है वैदर्भी, ठीक है, और वैदर्भी रीति और गौड़ रीति तथा पांचाली रीति। तो उन्होंने रीति के 3 गुण बताए हैं, और अब ये जो हम लोगों ने 20 गुण कहे हैं वो इसी के अंतर्गत फिर आ जाते हैं। उनका मानना है कि जो वैदर्भी रीति होती है इसके अंतर्गत सारे गुण जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, वैदर्भी रीति के अंतर्गत सारे गुण आ जाते हैं। वैदर्भी रीति जो है वो माधुर्य और संगीतात्मक होती है। वैदर्भी रीति के अंतर्गत हास्य, करुण, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति जो है वो होती है। फिर गौड़ी रीति के विषय में वो बताते हैं कि गौड़ी जो रीति होती है इसके ये जो है वो वीर रस से इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, मतलब कि ओज गुण की प्रधानता होती है। और गौड़ी रीति में आपका वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, विभत रस की अभिव्यक्ति जो है वो होती है। फिर पांचाली रीति के बारे में वे बताते हैं कि पांचाली रीति जो है वो और सुकुमार्य भावों की अभिव्यक्ति करती है। सुकुमार्य मतलब कि कोमलता के भाव की अभिव्यक्ति जो है ये करती है। तो यहाँ इस नोट्स में आपने देखा कि हमने आचार्य, बाकी जो आचार्य थे उनका बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा, लेकिन आचार्य वामन का हमने थोड़ा डिटेल से अधिक लिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ही है, और आचार्य वामन ने विशेष करके रीति को काव्य का आत्मा बताया है, और इसकी चर्चा जो है वो विस्तृत रूप से की है, इसलिए हमने यहाँ थोड़ा अधिक लिखा। अब इसके बाद आचार्य वामन के बाद भी बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने रीति संप्रदाय पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अब हम हर एक की चर्चा तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने सीधा एक पॉइंट लिख दिया, प्रवृत्ति आचार्यों में आप लिखिए कि आचार्य वामन के बाद भी अनेक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने रीति को लेकर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। जैसे आचार्य कुंतक की बात करें तो आचार्य कुंतक जो है वो रीति को व्यर्थ बताते हैं।
रीति को व्यर्थ बताते हुए वो लिखते हैं कि तद तदलम तदलम नेन निशासार वस्तु परिमलव्यनेन, ठीक है। अर्थात कि रीति जैसे व्यर्थ की वस्तु पर कौन अपना समय जो है वो जाया करेगा। तो इन्होंने रीति को स्वीकृत नहीं किया है, लेकिन इन्होंने रीति का नामकरण जो है वो नए ढंग से किया, ठीक है। नए ढंग से कुछ इस प्रकार किया, बेदर्भी को सुकुमार मार्ग बताया और गोड़ी को विचित्र मार्ग बताया, वहीं पांचाली को मध्यम मार्ग बताया। तो इन्होंने नए प्रकार से नामकरण जो है वो कर दी रीति की। आचार्य रुद्रट की बात करें तो आचार्य वामन ने जो 3 रीति बताई थी उसमें वे और एक रीति को ऐड कर देते हैं और एक रीति को जोड़ देते हैं और उसको नाम देते हैं लाटी। आचार्य आनंद वर्धन ने तो अपने ग्रंथ में रीति का उपहास ही उड़ा दिया। उपहास मतलब मजाक बना दिया कि रीति व्यर्थ है, काव्य में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है टाइप से उन्होंने इसका उपहास उड़ा दिया। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति शब्द का पर्याय माना है, अर्थात मन के भावों को उद्गार करने वाला, मन के भावों को अभिव्यक्त करने वाला शब्द अलंकार का एक भेद मात्र माना है। तो इस तरह से आचार्य वामन के प्रवृत्ति आचार्यों ने भी रीति को लेकर अपनी अपनी मत जो है वो प्रकट की है। इतना लिखने के बाद आप निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष में आप लिखिए, उपयुक्त चर्चित लेख में हमने देखा कि रीति का प्रारंभ जो है कहीं ना कहीं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र या फिर आचार्य वामन से पूर्ववर्ती जो अन्य आचार्य हुए उनके ग्रंथ में भी मिलती है, लेकिन खासकर अधिकतर वो लोग रीति का प्रयोग जो है मार्ग या फिर प्रवृत्ति के रूप में करते हैं। आचार्य वामन ने सर्वप्रथम बार रीति को काव्य की आत्मा बताते हुए रीति पर विशेष महत्व दिया, इसलिए वे रीति संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर आपके परीक्षा में रीति संप्रदाय पर प्रश्न पूछे, रीति सिद्धांत पर प्रश्न पूछे, तो इतना अगर आप लिखकर आएंगे तो मैं ये आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आपको संपूर्ण अंक जो है वो अवश्य मिलेगी और आपको ये विषय समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अंतिम में मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो, अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब थैंक्स के ऑप्शन पर जाकर मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि अगली बार मैं रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि उसकी भी सहायता हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।